बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वह वाहिद शो है जिसमें उस दिन के हवाले से, जिस दिन हम शो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हैपनिंग्स जो हमारे हीरोज की होती हैं उसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, उनकी मेमोरीज को शेयर करते हैं, उस दिन की यादों को आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आज भी एक बड़ी जबरदस्त स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके लिए 29 जुलाई यानी जिस दिन हम शो कर रहे हैं ये दिन जो है बड़ा एक यादगार दिन है क्योंकि आज के दिन उनका जन्म हुआ। और कौन होंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की लॉडर हिल में भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाक वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुताबिक तमाम रीजनल और डिपार्टमेंटल खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ने अपना आखिरी मैच भी जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ग्रुप स्टेज में नाकाबिले शिकस्त रहे। ऑस्ट्रेलिया की तारीखी कामयाबी, वेस्ट इंडीज को टेस्ट के बाद टी20 सीरीज में भी व्हाइट वॉश कर दिया। मेरी 4 सर्जरीज हुई हैं, रिहैब चल रहा है। उम्मीद है जापान में होने वाली टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से कबल मुकम्मल तौर पर फिट रहूंगा। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी महविश अली पर 6 माह की पाबंदी आयद। महविश अली पर शिकस्त के बाद हरीफ खिलाड़ी के खिलाफ नाजेबा इशारा करने की पादाश में पाबंदी आयद की गई। और कराटे कमबैक के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की शिकायत का अजाला कर दिया गया। वजीर आजम ने लाइटवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर शाहजेब को 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज पाकिस्तान के कैसे ज़बरदस्त प्लेयर की सालगिरह है 29 जुलाई को, कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भले ही कम खेला लेकिन अंडर 19 की सतह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। लैरी पॉटर की जो अंडर 19 टीम आई उसमें रवीज़ राजा की क़यादत में उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को सर्व किया और बड़ी उम्दा उन्होंने बॉलिंग की। मोहसिन कमाल, शाहिद महबूब जैसे बॉलर के साथ उन्होंने नई गेंद का आगाज़ भी किया और फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्व किया। हमारे साथ आज जब मौजूद हैं जनाब अजीम हफीज़ साहब, यूके से बराह रास्त अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अजीम हफीज़ भाई से बात करूं, ज़रा उनके कैरियर प्रोफाइल पे एक निगाह डालते हैं और टेस्ट प्रोफाइल पे भी एक निगाह डालते हैं कि किस तरह से अजीम हफीज़ साहब ने पाकिस्तान के लिए जो है परफॉर्मेंसेस दी हैं। 18 टेस्ट मैचेस में 63 विकटें, 46 रन के एवज 6 विकटें। उनकी बेस्ट बॉलिंग रही, इकॉनमी रहा 3.03। तो ये अजीम हफीज़ साहब का टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। लेकिन ये तो आपने टेस्ट का उनको प्रोफाइल देखा, लेकिन अजीम हफीज़ साहब का एक और बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है, वो है वनडे क्रिकेट के हवाले से, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक वनडे हो। ये वो रिकॉर्ड है जो शायद अजीम भाई को भी याद नहीं होगा कि उनके नाम के आगे ये रिकॉर्ड दर्ज है, या एक दिलचस्प बात जो है वो उनके नाम के आगे दर्ज है कि उन्होंने 18 टेस्ट मैचेस खेले, 63 विकटें हासिल की, ये आपने स्क्रीन पर देखा। लेकिन 15 उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और 15 विकटें हासिल की। इसके साथ साथ उन्होंने डोमेस्टिक में जो है 85 डोमेस्टिक के वनडे मैचेस खेले और 85 विकटें हासिल की। यानी वनडे में जितने उन्होंने मैचेस खेले, दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में इक्वल उतनी ही विकटें हासिल की हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यूके से अजीम हफीज़ साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम अली। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, क्रिकेट फैंस की जानिब से, मेरे जी स्पोर्ट्स के पूरे एंटायर क्रू की जानिब से। सर, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, ये आपको मालूम था कि जितने आपने वनडे खेले हैं, चाहे इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक, जितने मैचेस हैं इतनी आपकी विकटें भी हैं? नहीं अली, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये मुझे पता था कि मेरे 15 वनडे में 15 विकटें हैं, लेकिन मुझे डोमेस्टिक का नहीं पता था ऑनेस्टली। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, थोड़ा सा अब तो कुछ यादों को शेयर करते हैं कि 29 जुलाई आपका दिन है, आपका ये ताल्लुक उस इलाके से है जो पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान में, वहाँ पे लोग ज़्यादा, जो इस आपके इलाके के लोग हैं झेलम, वहाँ से लोग ज़्यादा जाते हैं। ये क्रिकेट का आगाज़ क्यों कर हुआ, कैसे शौक हुआ आपको क्रिकेट का? अली, असल में मैं पैदा तो झेलम में हुआ था, लेकिन मेरे जो वालिदैन थे वो, मैं जब छोटा था तो वो कराची आ गए थे
और कराची में हम जहाँ रहते थे आके, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, हम इनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर होते थे। तो वहां से जब ये लोग आते थे, इनको देखते थे हम, तो बड़ा इनको देख के हमने क्रिकेट देखी, खेली है हमने, और गलियों में खेली है। और जब ये आते थे मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद, तो ये यकीन करो हमारे साथ क्रिकेट के अंदर क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ। तो बस वहां से हमें शौक हुआ। और दूसरा एक मेन चीज ये बताऊं तुम्हें मैं, कि इसमें हमारे एक हिसाक पटेल थे, यूबीएल के मैनेजर भी रहे, कोच भी रहे, और काफी उन्होंने खिदमत की है क्रिकेट की। तो वो हमारे मोहल्ले में रहते थे। जब हम क्रिकेट खेलते थे ना गली के अंदर, तो यार उन्होंने मुझे पिक किया, मुझे अपने साथ लेके जाते थे नेशनल स्टेडियम पे, वहां जाके हम प्रैक्टिस वगैरह करते थे। बस यार ऐसे ही क्रिकेट स्टार्ट किया गली के अंदर से भाई। और शोएब हबीब साहब की फिर कैप्टनसी में आपने एलाइड बैंक से भी काफी क्रिकेट खेली। हाँ बिल्कुल। और मेरा फर्स्ट डिपार्टमेंट जो था क्रिकेट में, वो मेरा एलाइड बैंक था। और शोएब भाई हमारे कप्तान होते थे। और शोएब भाई ने मुझे, क्योंकि हम एक ही इलाके में रहते थे, वो भी नाज़िमाबाद में 1 नंबर में थे, मैं भी नाज़िमाबाद 1 नंबर में रहता था। तो उन्होंने ना मुझे, मतलब उन्होंने जॉब दी मुझे पहली। अच्छा अजीम भाई, थोड़ा सा क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आपके पैदाइशी आपके एक हाथ की 3 उंगलियां नहीं थी, उसके बावजूद कितना मुश्किल आपका ये सफर रहा कि आपने क्रिकेट खेलने का फैसला किया। क्योंकि जब आपने क्रिकेट खेलने का फैसला किया होगा तो लोगों ने आप पे तनकीद भी की होगी। और मैं वो वाक़या भी जो यहाँ पे पूरा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरियाँ हैं कि मैं टीवी पे जो शो कर रहा हूँ, कि जब आपकी सिलेक्शन हो रही थी तो एक कप्तान ने आपके लिए कहा कि आपके हाथ की 3 उंगलियां नहीं है, तो सिलेक्टर ने कहा कि आपको उससे बॉलिंग करवानी है या आपकी उंगलियों के हवाले से उन्होंने बात की। तो कितनी मुश्किल हुई आपको इस हवाले से? अली, देखो मुश्किल तो बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखें, मेरा एक हाथ में प्रॉब्लम था, तो सबसे मेन चीज जो होती है क्रिकेट के अंदर, वो सिर्फ बॉलिंग या बॉलिंग ही नहीं होती, उसके अंदर और चीजें भी होती हैं। लाइक बैटिंग भी है, आपकी फील्डिंग भी है, आपकी कैचिंग भी है। तो यार मैंने ना, मतलब अगर कोई एक लड़का जो है वो एक मतलब एक आर्म से फील्डिंग करता था, लेकिन मैं उससे डबल करता था। अगर वो आधा घंटा कर रहा है तो मैं 1 घंटा करता था। कैचिंग में सबसे ज्यादा करता था, शॉर्ट कैचेस में ज्यादा करता था, हाई कैचेस में ज्यादा करता था। मतलब जब मैं जब सिलेक्ट हुआ हूँ, तो आप यकीन करो, मैं जब पहली दफा सिलेक्ट हुआ था, एक हमारा यहाँ टैलेंट हंट प्रोग्राम लगा था कराची में, तो हनीफ मोहम्मद साहब थे उस वक्त ना वहाँ के। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट करने से पहले और मैच खिलाने से पहले मेरा तकरीबन 5 से 8 मिनट के मेरे ट्रायल लिए थे सिर्फ कैचिंग के। तो अब आप सोचें कि उन्होंने अगर ट्रायल लिए हैं तो उन्होंने कैसे ट्रायल लिए होंगे और कैसे, क्योंकि हनीफ मोहम्मद अगर किसी लड़के को सिलेक्ट करते थे तो वो ऐसे नहीं सिलेक्ट करते थे, उसको पूरा जांच करके पहचान करके फिर सिलेक्ट करते थे। तो मेरे साथ हनीफ मोहम्मद साहब ने वो पहला मैच जब टैलेंट का था मैं खेला, तो उन्होंने ट्रायल लेके मुझे खिलाया। उसके बाद मैं अंडर 19 खेला, उसके बाद मैं फिर आपको पता है खेलता ही चला गया। उसमें फिर मेरा एक अच्छा अजीम भाई, था, मेरा प्रॉब्लम अजीम भाई, नहीं वो कैसा आपको उस वक्त फील हुआ जब आप ट्रायल पे गए पहली मर्तबा, और आप जो ये हाथ की जो आप बात कर रहे हो, फिंगर्स की बात कर रहे हैं, इसको देखते हुए आपको पुरानी गेंद थमा दी गई कि आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्करेज किया गया, उस वक्त क्या सोच थी? देखो मैं बताऊं, उस वक्त भी मुझे कोई फील नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर खेलनी है तो फिर तगड़े होके खेलनी है। ये नहीं है कि मुझे अगर कोई बोलता भी था तो मैं माइंड नहीं करता था। लेकिन मुझे पता है, मैं अभी आपको एक बात बताऊं, मुझे जो बाहर किया गया है कितना खेलने के बाद, तो वो मेरे हाथ को देख के यार ये अब ऐसा है, अभी इसका हाथ ऐसा है, उसके बाद ये ड्रॉप किया गया है। मैं क्या बोलूं अभी, मैं मतलब मुझे कुछ अब कोई शिकायत नहीं है, अब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है। लेकिन अली, मैंने जितनी भी खेली है क्रिकेट, मैंने इसको अपने हाथ को मैंने कभी भी और अजीम भाई, मैंने आपकी क्रिकेट को, मैं चूंकि आपकी क्रिकेट को आपके अंडर 19 के दौर से फॉलो कर रहा हूं, तो मैं देखी आपकी परफॉर्मेंस। बहुत कम लोगों को ये बात याद होगी या शायद मालूम होगा कि आपने पाकिस्तान के लिए बॉलिंग तो ओपन की है। इंडिया में आपने ताहिर नक्काश के साथ पाकिस्तान के लिए इनिंग का भी आगाज किया है। यह बात बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगी और या याद होगी। तो आपने कभी इसको आड़े नहीं आने दिया। इंडिया के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि आपकी जो आपका डेब्यू टेस्ट मैच था वो भी इंडिया के खिलाफ था, वनडे डेब्यू भी आपका इंडिया के खिलाफ था, और पहली विकेट भी आपकी कपिल देव जैसे अजीम ऑलराउंडर की थी। बिल्कुल अली, मेरा पहला मैच जो था बेंगलोर में था, पहला वनडे जो था मेरा हैदराबाद में था, हैदराबाद दक्कन में।
तो आप यकीन करो, जब मुझे वनडे भी खिला रहे थे, पहला वनडे, तो वहां पे जहीर भाई ने मेरे कैचिंग कराई है। मुझे कैचिंग करा के, मुझे करके, उसके बाद फिर बैटिंग के अंदर मुझे उन्होंने टेस्ट लिया, उसके बाद फिर मुझे वनडे खिलाया गया है। मैं और ये अली, ये जो बात कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा ये वाली बात तुमसे कर रहा हूँ। मैंने पहले आज से कभी किसी से ये वाली शेयर नहीं की बात, कि मुझे वनडे खिलाने से पहले भी मेरा ट्रायल लिया गया है, और मुझे कैचिंग, मेरी बैटिंग, उसके बाद फिर मुझे वनडे में मेरा नाम दिया। तो अब मुझे आप बताएं कि मैं जो खेला हूँ, मैं ऐसे नहीं खेला, मुझे मुझे मेहनत करके खेलनी पड़ी है, डबल मेहनत करके खेलनी पड़ी है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके? क्योंकि आपके जब मैं रिसर्च करता हूं तो फिर चीज़ें बड़ी आपके सामने आती हैं जो एक आम क्रिकेट लवर को शायद नहीं पता होती, कि पहला आपकी टेस्ट विकेट भी कपिल देव की, पहली आपकी वनडे विकेट भी कपिल देव की, और दोनों मरतबा अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैचर भी एक ही थे, मोहसिन भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पहली मैच की वनडे की जो विकेट है वो भी कपिल की है, और वो भी दूसरी जो टेस्ट मैच की है वो भी कपिल की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये इत्तेफाक है, ये मैंने कोई इसमें वो कोई जादू वादू नहीं किया। कैचर भी दोनों दफा मोहसिन हसन खान साहब, एक ही फील्डर ने कैच किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पोजीशन भी एक ही है, पोजीशन भी एक ही है, ये भी आप नोट करना। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, जब आप खेलते थे तो उस वक्त जब हम डोमिनेट करते थे इंडिया पे, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो पूरा डोमिनेट करता नजर आ रहा है, हर मामले में डिक्टेट करने की कोशिश करता है? अली सच्ची बात बताऊं, इसमें हमारा कसूर है यार। हमारे यहाँ पे हमने अपने आप को बहुत ही क्या बोलूं मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है ऐसा, क्योंकि हम जब इंडिया से जाते थे, इंडिया वालों की मतलब क्या थी क्रिकेट, उन्होंने हमसे बहुत ऊपर चले गए और हम बहुत नीचे चले गए अली, और इसमें हमारा कसूर है। मैं तो अपने आप को ब्लेम करूंगा कि इसमें हमारा ही फॉल्ट। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, दो सवाल आखिरी मेरे आपसे। कुछ लोग ये समझते हैं कि वसीम अकरम के आने के बाद आपका कैरियर खराब हुआ, क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि आपके कैरियर को नुकसान हुआ, क्योंकि वसीम अकरम जब आ गए तो फिर शायद आप पे से नजरें हटा ली गई? अली मुझे एक बात बताओ, अगर मुझ पे से नजरें उठा ली गई, और अगर जिन पे नजरें थी तो वो क्या थे? मुझे एक बात बताओ, मेरी जगह पे आपने अगर चलो वसीम तो खेल रहा है, वसीम ने खेला, वसीम वर्ल्ड क्लास बॉलर हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरी जगह पे जो लड़के आए थे उस वक्त, वो मुझसे अच्छे थे या मैं अच्छा था? मुझे ये बता दो। मेरी जगह पे जाकिर आया, मोहसिन कमाल को ट्राई किया, सलीम जाफर को ट्राई किया, मतलब और मैं क्या नाम लूं, और मैं तो ये 3-4 नाम है, बल्कि और भी नाम है, लेकिन उनका मैं कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन इनको ट्राई किया ना मेरी जगह पे। तो अगर वो बस वो एक बात थी ना, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोली है, उसके ऊपर जो है फिर मुझे किया गया। ठीक है। अच्छा एशिया कप में जिस तरह इंडिया कर रहा है, अब पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, भारतीय मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई कर रहा है, पाकिस्तान को एशिया कप के हवाले से क्या स्टांस लेना चाहिए? क्या इंडिया जाके खेलना चाहिए? आप समझते हैं कि अब बहुत हो गया, अब इंडिया अगर नहीं खेलना चाहता तो हमें भी नहीं खेलना चाहिए? अली बहुत इनकी तरले मनते कर ली, बहुत इन लोगों के आगे मतलब सब कुछ कर लिया, जब वो टिस से मिस नहीं हो रहे तो यार हमें अब क्या जरूरत है उन लोगों के आगे और कुछ कराने की? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को तो अब बात भी नहीं करनी चाहिए यार, सीधी सी बात है। अच्छा आखिरी मेरा है कि आज जी टीवी ने आपको आपकी सालगिरह पे याद किया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हम अपने हीरोज को भूलते नहीं है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अरसे के बाद मीडिया में कोई अपीयरेंस दी है। अली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद रखने का, बल्कि यार मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मैं बहुत अरसे के बाद, और तुम्हें पता है मैं थोड़ी सा घबराता हूँ तो इस वजह से मैं आता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जी टीवी का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे यार याद किया भाई। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं आखिरी सवाल कर चुका था, लेकिन आप चूंकि बड़े क्वालिफाइड कोच भी हैं, साइम अयूब जैसा प्लेयर आपने दिया, साजिद खान साहब बार बार आपका भी तस्करा करते हैं, जाहिद अहमद का भी तस्करा करते हैं कि हमारी कोचिंग में साइम अयूब आया। बाबर आजम की आपको लगता है बाबर आजम के रिजवान की T20 में जगह है? यार देखो ये सारी जो है ना जो सियासत चल रही है ना, ये गलत है। उन दोनों का बिल्कुल बनता है यार, आप एकदम से किसी प्लेयर को बिल्कुल साइड नहीं करना चाहिए,
ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो बैठ के बात हल होनी चाहिए। इस तरह नहीं कि आप अपनी टीम का सत्यानाश करें यार। अभी आप देख लो कि बांग्लादेश से हमारा क्या हाल हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं करो कि टीम को खराब करो यार, टीम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। ये जितने भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो मेरी तो इनसे यार रिक्वेस्ट यही है, अगर हमारी आवाज जाती है तो भाई पाकिस्तान के लिए करो, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा करो यार। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और एक दफ़ा फिर आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। कई सालगिरह आप सेहत सलामती तंदुरुस्ती और अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करते रहें। और जी टीवी को हमेशा से ये खासा रहा, जी टीवी को हमेशा से ये एजाज़ रहा कि हम अपने हीरोज़ को नहीं भूलते हैं और हम अपने अवाम के सामने उन हीरोज़ को लेकर आते हैं उस दिन की मुनासबत से, ताकि उनके कारनामे, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा हमारे अज़हान में और हमारे दिलों में तरोताज़ा रहें। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के एक इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल और सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर उमूर के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के शौरा आफाक फास्ट बॉलर अजीम हफीज़, और अब हमें पाकिस्तान के एक इंतहाई ज़बरदस्त नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया कि जिनकी जो स्टोरीज़ हैं, जिनकी इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमेशा से जो है वो सराहे जाने के काबिल हैं। इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं, स्ट्रेट अवे बात करते हैं भारत के उस वावेले पे, भारत के उस रोने पीटने पे कि एक तरफ जो है कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, ज़रूरी है और इससे बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, इसकी बहुत व्यूवरशिप होती है। दूसरी तरफ कुछ भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं वो, और कुछ हमारे जो अपने मुसलमान क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ा वावेला मचा रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए। जैसे बात ये है कि जब आप उसूलों के, कवायद और ज़वाबित के और रवायात के और उस स्पिरिट के खिलाफ जाते हैं जो जिसके ऊपर खेलों की बुनियाद है, तो फिर आपके पॉलिसी में या आपके ख्यालात में इस किस्म के शिफ्ट आते हैं जो कि जिसका इन दिनों भारत को सामना है। इसकी जिम्मेदारी किसी और पर आयद नहीं होती है, इसकी जिम्मेदारी खुद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आयद होती है कि उनके मीडिया में जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद बरसों में कमोबेश 2.5 से ज्यादा का वक्त हो गया है, उन्होंने जिस अंदाज में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को फैलाया, झूठे बयानियों को, झूठ की बुनियाद के ऊपर और पाकिस्तान से पुटी की ये रखी कि हमने इनके साथ बायलैटरल नहीं खेलना और आईसीसी के सतह पर खेल लेना है, तो वो हकीकत पे मुतसादम का। हकीकत यही है कि जब आप बैन अवी सतह पर होते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ खेलना पड़ता है, पता नजर इसके कि आपके सफारती ताल्लुकात ठीक हैं या नहीं है। तो उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में झूठ फैलाया था, आज वो मीडिया उसी झूठ में खुद गिरा हुआ है, उस गड्ढे में जहां को जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खोदा था। क्योंकि वो एक कदम आगे जाते हैं, 10 कदम उनको पीछे आना पड़ता है। हकीकत यही है कि जब आप बैन अवी मुकाबलों में होंगे आपको जाना पड़ेगा। वो किस तरीके से, उन्होंने ये भी एक उन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, बिलखुसूस पाकिस्तान में भी, कि हम फंड करते हैं। वो बंदा खुदा फंड कोई नहीं करता, ये रेवेन्यू मॉडल है। यहाँ पे आप पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, कोई फंड नहीं करता। अगर आपको ये जोम है, उनके मीडिया की को ये बुनियादी तौर पर ये बात कहने की जरूरत है, उनको ये बताया जाता है, और मैंने तो उनके प्रोग्राम्स में जाके बात की है कि आप पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि सारा पैसा सिर्फ आपका है तो भाई अपने मुल्क में रखे, खेलते नहीं आपस में क्रिकेट। ठीक है, तो ये जो झूठ फैलाया गया था, झूठ के पांव होते नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं है, तो फिर जो मीडिया 1-2.5 से ज्यादा वक्त तक, या उनके जितने भी पॉलिटिकल एंकर्स हैं या उनके पॉलिटिशियंस हैं या जो भी लोग हैं जो झूठ की बुनियाद पर खड़े रहे हैं, तो आज उनके नीचे से वो निकल गई हैं सारी चीजें। तो पांव होते नहीं हैं झूठ के, और जो झूठ उन्होंने फैलाया था वो उनके गले में पड़ा हुआ है और उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, किस तरीके से आईसीसी से बायकॉट करें, किस तरीके से आईसीसी से बायकॉट करें, और फिर क्या जब ओलंपिक्स में जाएंगे फिर पाकिस्तान के लिए बायकॉट कर देंगे। और अगर हर जगह बायकॉट करना है तो ये जो अभी वहां पे घंटी बजाई है वसीम अकरम ने,
पाकिस्तान के साबिक कप्तान हूं, उसका क्या करना है? कहां कहां से आप ये करेंगे? सो ये एक सबक है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के उन तमाम मुतासिर ममालिक के लिए जो किसी भी तरीके से अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। उनके लिए एक सबक है कि जमीन पर रहें, जमीन पर लोगों को सांस लेने की और उनको अपने साथ तरक्की करने की और उनकी तरक्की में खुश होने की और बामी रवादारी का, भाईचारे का सबक दें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लोगों के दिलों में दिमागों में नफरत भरेंगे, तो वो नफरत आपके पास वापस आएगी और फिर आपके पास उस नफरत को फौरी तौर पर खत्म करने का कोई तरीका और इलाज नहीं होगा। और जो नफरत पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने फैलाई थी, आज उस नफरत की आग में नरेंद्र मोदी का भारत जल रहा है। ठीक है, अच्छा, आप ये समझते हैं कि आप अपने दाम में सयाद आ गया कि उनको खुद नहीं पता कि कहाँ पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, कहाँ पे पाकिस्तान का जो है वो बाइकआउट करना है? क्योंकि जिस तरह ये पिक एंड चूज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों को कि जी चैंपियंस लीग में, वर्ल्ड लेजेंड्स लीग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन एशिया कप में नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, और फिर खेलने के लिए तैयार हो गए। मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एक नैरेटिव बिल्ड किया, उसके बाद मीटिंग में शिरकत करने के लिए बजरिया जूम तैयार हो गए। तो भारत हर कदम पे बैकफुट पे जा रहा है और खुद अपनी मौत जो है उसका नैरेटिव आप मर रहा है। देखें, झूठ के पांव नहीं होते अली साहब, झूठ के पांव नहीं होते। और जब आप गैर हकीकी दुनिया में रहते हैं, तो जब आपको हकीकत का सामना करना पड़ता है, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि क्या क्या करना है आपने। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप कैसे बैनुल अक़वामी मुकाबलों में किसी एक मुल्क के लिए, और कोई भी करे ये तो बुनियादी तौर पर इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जो क्रिकेट खेलने वाले तमाम बड़े ममालिक हैं, उनको आगे आना चाहिए कि ये जो तमाशा है रोजाना का, ये खत्म होना चाहिए। भारत की तरफ से जो तमाशा लगाया जाता है, ये खत्म होना चाहिए। भाई, आपको बांग्लादेश में शिरकत पर क्या एतराज है? आप देखें, पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते, तब तो वो बांग्लादेश के खिलाफ भी कहते हैं हमने नहीं खेलने के लिए जाना वहां पर। इसलिए नहीं जाना। आप सियासत को, ये जो स्पोर्ट्स है, इसमें ये जो गंदी सियासत भारत कर रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सियासत भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके जो असरात हैं, मुजम्मिरात हैं, आपको लगता है कि दीगर ममालिक पे भी पड़ रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा जब भारत ने अपने सारे मैचेस यूएई में खेले थे, तो हारने वाली तमाम टीमों ने एक ही बयान दिया कि जी भारत को तो एडवांटेज दे दिया गया, वो एक ही खित्ते में खेला, उसने अपना स्क्वाड भी उसी हिसाब से तरतीब दिया, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हुई। तो ये तमाम तर चीजें लेके क्या इन सबको खड़े नहीं हो जाना चाहिए? देखें, बात यह है कि जब आप ये बात करते हैं कि दीगर ममालिक ने बाद में एतराज किया, वो उस मुक्के का कोई फायदा नहीं है जो लड़ाई के बाद आपको याद आए। बिल्कुल सही। ये बात उस चीज को तय करने से पहले है कि आप, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही ना, पाकिस्तान में तवील अरसे के बाद एक बड़ा जो कसीरुल कौमी टूर्नामेंट था वो हो रहा था, तो किसने रोका था उनको यहाँ पे आने? उनको क्या तकलीफ थी? पाकिस्तान 2023 में गया नहीं था इंडिया। तो ये जो जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये जो तमाम ममालिक हैं बड़े, बांग्लादेश, इनको ये कहना है कि ये जो तासुब की पॉलिसी है, नफरत की पॉलिसी है, इसको खेल में मत लाएं। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने लोगों के ज़हनों में झूठ मत भरें, नफरत मत भरें। तो उन तमाम ममालिक को, क्रिकेट बोर्ड को ये देखना है कि ये जो शुरुआत की है भारत ने, आप उसका नतीजा देखने कहां पर जा रहा है। पाकिस्तान ने तो, आप बहुत पीछे ना जाए, 26 साल पीछे चले जाएं, 99 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान ने तो, और आज 2025 में जब हम बैठे हैं, हर जगह पर भारत ने खेलने के लिए पाकिस्तान ने कदम आगे बढ़ाया है। तो वो कौन सी ऐसी तकलीफ है जो उधर लोगों को मौजूद है और वो ये कहते हैं कि हम नहीं खेलते हैं? ये क्या तरीका है? मतलब ये तो ये दुनिया ऐसे तो नहीं चल सकती ना। ये उसूलों पर, बराबरी पर, आइन पर, कवायद ज़वाबित पर, रिवायात के ऊपर चलती हैं, स्पिरिट के ऊपर चलती हैं। खेलों की स्पिरिट के खिलाफ, रूह के खिलाफ कोई भी उसके मुनाफी काम हो, अली सलमान साहब, उसकी मजम्मत होनी चाहिए और उसको रास्ता रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात क्रिकेट के मामला के हवाले से। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ जो है वो जनाब पहुंच चुकी है, और क्या पाकिस्तान की तैयारियां, इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। लेकिन हाफिज साहब ये बताइएगा ज़रा कि भारत जो है अपना नैरेटिव बिल्ड करता है वो विक्रांत गुप्ता जैसे जर्नलिस्टों के साथ, और उसी विक्रांत गुप्ता को हमें बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे अपने ही लोग इस तरह लिए के फिरते हैं, जिस तरह खुद विक्रांत गुप्ता के अल्फाज में जैसे कोई शाहरुख खान है वो आ गया है पाकिस्तान। देखिए अली, बात यह है कि किसी एक शख्सियत के साथ किसी एक काम को जोड़ना मेरा ख्याल है कि उतनी मुनासिब चीज नहीं है। अगर वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या वो अकेले तो नहीं, और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं वहां पर बैठ के, तो आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं। लेकिन किसी एक सहाफी को, कोई एक जर्नलिस्ट है ना, उसका ये काम नहीं है कि वो झूठ को सच बताना शुरू कर दे या झूठ को पास दिखाना शुरू कर दे। उसका ये काम सही, तो भले जिनका आपने है या कोई भी और लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान के बारे में गलत बात करते हैं, हकायक से मुनाफी बात करते हैं या हकायक से मुत्सादम बात करते हैं, तो क्या तवक्को की जा सकती है सरहद पार से उन लोगों से कि जो हम हाथ तो पहनाए नहीं जा सकते ना। हालांकि वो पाकिस्तान आए, इससे पहले भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जिस तरीके से लोगों ने उनको वेलकम किया है, खुशामदीद का है, तो इसका एक खुशकुन पहलू ये भी तो है, तो पाकिस्तानी तो बड़े खुले दिल के हैं। पाकिस्तान तो भारत की टीम जब 2004 में पाकिस्तान आई थी ना, बहुत सारे लोगों ने तो वो मनाजिर देखे नहीं हुए, जिन्होंने देखे हुए हैं उनको याद है कि किस तरीके से उनका उस वक्त भी उनका इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, सर विक्रांत ने एक बात और भी कही है कि उस वक्त विक्रांत ने एक बात और भी कही है। उन्होंने कहा कि एक तो ये भारत का यू टर्न है, अब एशिया कप में शिरकत करने का फैसला, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भारत की रिस्पेक्ट में जो इससे बहुत कमी जो है वो हो रही है। देखिए बात ये है, तो बायकॉट से कौन सी इज्जत में इजाफा हो रहा है? बायकॉट से कौन सी इज्जत में इजाफा हो रहा है? आप ओलंपिक मुकाबले क्या साबित करते हैं कि अगर कोई मुल्क जो कि मईशत में, वसाइल में सबसे कम है, तो लेकिन जब वो गोल्ड मेडल जीतता है तो क्या उसका झंडा बुलंद नहीं होता, सबसे ऊपर नहीं होता गोल्ड मेडल की बुनियाद के ऊपर? क्यों होता है? बराबरी की बुनियाद पर होता है ना। जब गोल्ड मेडल जीता है, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, उसके पास पहनने के लिए जूते थे या नहीं थे, उसके पास अपने मुल्क में खाने के लिए चीजें थी, बुनियादी सहूलियात थी या नहीं थी, लेकिन जब वो ओलंपिक मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतता है तो वो सबसे पहले नंबर पर होता है, उसी मुल्क का झंडा ऊपर जाता है और उसी मुल्क का तराना वहां पर बजाया जाता है। ठीक है, तो ये यूटर्न का था, ये तो आपका पहला फैसला ही गलत था, पहला फैसला ही गलत था। यूटर्न तो बहुत बात की बात आती है। तो बुनियादी तौर पर जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह का तयन करें कि क्या आप यहाँ पर ठीक खड़े हैं। अगर आप गलत खड़े हैं तो आपको इस्लाह करनी है। यूटर्न तो होगा ना, आप किसी एक रास्ते पर जा रहे हैं और आपने वापसी पे वहां पर मोड़ लिया है, तो आपका तो पहली ड्राइव ही गलत है। ठीक है, ड्राइव गलत है, इस्लाह की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है। अच्छा ये बताएं कि अब बाबर आजम और रिजवान अभी पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, एशिया कप में आपको नजर आ रही है दोनों, शाहीन शाह अफरीदी और ये दोनों? देखिए बात यह है कि शाहीन अफरीदी के बारे में तो आपको ये गुमान रखना चाहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के हालात जरा मुख्तलिफ है, ठीक है। और अगर आप पीएसएल की बुनियाद पर, पीएसएल की कारकर्दगी की बुनियाद पर खिलाड़ियों को कौमी टीम का हिस्सा बनाते हैं, तो पीएसएल जीतने वाले खिलाड़ी को, जो कि 4 मरतबा कप्तानी की, 3 मरतबा जीत गए, इस मरतबा जो पीएसएल का 10वां सीजन हुआ था उसमें न सिर्फ वो कप्तान की हैसियत से कामयाब रहे बल्कि सबसे ज्यादा विकेटें भी उन्होंने ली। तो अगर कारकर्दगी का या खिलाड़ियों की सिलेक्शन का, और ये शाहीन से तो ये बात जोड़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतर फास्ट बॉलर हैं। गुज़िश्ता 2-3-4 वर्षों में जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है वो सबके सामने है। माजी करीब में कोई कारकर्दगी वो नहीं रही इंटरनेशनल लेवल पर जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर पीएसएल पैमाना है तो जिस पीएसएल में उन्हीं की टीम में से खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आगे अच्छा खेल का मुजाहरा करने पर, उसी टीम का कप्तान अच्छे खेल का इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर वैसे कप्तान बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने के बावजूद सेलेक्टर्स की नजरों से ओझल क्यों रहा है, तो उनको तो होना चाहिए। जहां तक ताल्लुक बाबर आजम का है, देखें मतलब उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि कुछ उंज भी शायद लोग जालिम सन, कुछ गल विच गम दा टॉक भी सी, कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो वो जब कप्तान थे उन्होंने जो फैसले ठीक नहीं किए उनका उसको नुकसान हुआ है। उनकी क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान में मुख्तलिफ अंदाज में बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान के पास आज भी, अगर आप लोगों को बुरा लगेगा ये बात सुनते हुए,
पाकिस्तान के पास जो बेहतर बैट्समैन है आज भी, वो बाबर आजम ही है। बाबर आजम ही तो सबसे बेहतर बैट्समैन है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो लोग जो क्रिकेट चला रहे होते हैं, चला रही हैं, ये चला रहे थे, उन्होंने उनको पहले गैर जरूरी तौर पर उनको आजादी दी और ताकत और इख्तियार दिया, और फिर बाद में फिर उनके नीचे से तख्ता खींच भी लिया। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, हाफिज थोड़ा सा वक्त महदूद है, आखिरी मेरा सवाल है, माइक हैसन को बतौर कोच आप किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कोचिंग की अगेंस्ट बांग्लादेश, आपको लगता है कि सर्वाइव कर सकेंगे, ज्यादा इनका कैरियर पाकिस्तान में एज ए कोच प्रोलॉन्ग होगा? अभी तो मैंने उनको इन दोनों आंखों से देखा है, और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि वो आने वाले दिनों में उनको कहाँ देखते हैं, तो अभी बांग्लादेश जब वो गए हैं तो उनका जो पहली असाइनमेंट थी पाकिस्तान से बाहर, तो बांग्लादेश में एक मैच हारने के बाद उन्होंने कहा कि पिचेज अच्छी रही हैं। मैच में जाने आंगन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप बांग्लादेश में कब जो है वो पिचेज बैटिंग फ्रेंडली हुए हैं, वहां पे तो स्पिन फ्रेंडली पिचेज होते हैं, और आप यहाँ से तैयारी करवा के ले गए हैं छक्कों की, और वहां पे तो वो आपके पास उस किस्म की सहूलत मैसर नहीं है, मतलूबा सहूलत। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के माजी करीब के बोर्ड के फैसलों को देखते हुए ये कहना जरा मुश्किल हो जाएगा कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन क्या वो पाकिस्तान टीम को बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बारे में जरूर बातचीत होनी चाहिए। और अभी तक जो उनका पहला एक नाकामी के बाद जो वो बोले हैं, तो वो तो कुछ इतना ज्यादा मुतासर को नहीं है कि आप हारने के बाद बजाय इसके कि अपनी गलतियों की निशानदेही करके आपने सारा मलबा पिच पर और बांग्लादेश के ऊपर डाल दिया। तो ये किसी भी पेशेवर क्रिकेटर को या कोच को या किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये कोई इतना अच्छा उसका मंजर नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात से हमें आगाह कर। आज के लिए बस इतना ही। हम इंतहाई मशकूर हैं आज के शो के लिए अजीम हफीज़ साहब के और हाफिज इमरान साहब के, कि आज के शो को उन्होंने अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे रात 11:05 पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।